नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कभी कभी अपॉर्चुनिटी इस रूप में आती है कि आप उसे पहचान नहीं पाते। कभी कभी अपॉर्चुनिटी आती है आपके सामने, आप पहचानते भी हैं, लेकिन उसे ग्रैब नहीं कर पाते हैं, उसको आप पकड़ कर इस्तेमाल नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के सामने इस समय यही स्थिति है। एक अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही है और उन्हें बस पकड़ना है, उसका इस्तेमाल करना है। और अगर वो उस सुनहरे मौके का इस्तेमाल कर लें तो ये उनके लिए राजनीतिक दृष्टि से, घरेलू राजनीति की दृष्टि से एक बड़ा फायदेमंद मूव हो सकता है, चाल हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी जो साख गिरी है उसको भी वो दुरुस्त कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, एक शानदार वापसी कर सकते हैं। और भारत के बरक्स पाकिस्तान ने जो अपनी स्थिति बेहतर की है कूटनीति के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामले में अपना जो उसने रुतबा कायम कर लिया है, उसके बरक्स भी वो अपने आप को एक बेहतर ढंग से पोजीशन कर सकते हैं। बेशक उतनी बड़ी उपलब्धि तो नहीं मिलेगी जितनी पाकिस्तान ने हासिल की है अमेरिका और ईरान के बीच डील को अंजाम तक पहुंचाकर, लेकिन भारत की छवि बदल सकती है। भारत के लिए एक सकारात्मक दृष्टि दुनिया भर में बन सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका ईरान डील में भारत की भूमिका को लेकर। हम देख रहे हैं कि इजराइल किस तरह से बर्ताव कर रहा है। वो इस डील को सैबोटाज करने पर आमादा है, लेबनान पर हमले कर रहा है और साफ साफ कह रहा है कि वो लेबनान पर हमले करेगा। उसके जो रक्षा मंत्री हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लेबनान में हम कत्ले आम मचा देंगे, लेबनान की ज़मीन जो कब्ज़ा की है उसको छोड़ेंगे नहीं। और वो उनके रक्षा मंत्री तो खैर छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल फासिस्ट हैं और इतना जहर भरा हुआ है उनमें, उतनी हिंसा भरी हुई है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे यहाँ भी 2-4 नेता हैं, लेकिन उनकी बराबरी की हिंसा और नफरत अभी नहीं देखी गई है भारत में। बहरहाल, तो इजराइल का रुख इस तरह का बन गया है जिसकी वजह से पीस डील खतरे में पड़ रही है। और ये पूरी दुनिया भर के लिए बहुत कष्टदायक चीज़ है, दुखदाई है, खतरनाक चीज़ है। क्योंकि अगर डील खतरे में पड़ी या डील टूट गई तो फिर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट पहले ही चल रहा है और वो गंभीर हो जाएगा, गहरा जाएगा। ऐसी सूरत में जब इजराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, अमेरिका का दबाव मानने से भी इनकार कर रहे हैं, ट्रंप और जेडी वांस की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, एक रॉग स्टेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक आतंकवादी देश की तरह बिहेव कर रहे हैं। और इस तरह का बिहेव तो कभी पाकिस्तान ने भी नहीं किया, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में आइसोलेट करने के लिए लंबे अरसे तक प्रयास करते रहे। और अब वो प्रयास बराए मेहरबानी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी विदेश नीति के सब चौपट हो गए हैं, वो मेन स्ट्रीम में आ गया है। हम ज़रूर आइसोलेट हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक अपॉर्चुनिटी इस पीस डील में एक भूमिका निभाने की है। प्रधानमंत्री मोदी एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं अमेरिका और इजराइल के बीच में। अमेरिका और इजराइल के बीच में एक, चूंकि वो दावा करते हैं कि इजराइल उनका फादरलैंड है और बेन्यामिन नेतन्याहू उनके जिगरी यार हैं। नेतन्याहू भी यही कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा लाइक्स उनके पोस्ट पर भारत से आते हैं, सबसे ज़्यादा व्यूज़ भारत से आते हैं। तो अगर दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के इन राष्ट्राध्यक्षों के बीच इस तरह की केमिस्ट्री है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मना सकते हैं कि भाई ये मत करो,
इससे आप और आइसोलेट हो जाओगे, क्योंकि पहले ही इजराइल पूरी दुनिया में आइसोलेट भी हो गया है और बदनाम भी हो गया है। जिस तरह की हरकतें वो लगातार कर रहा है पिछले 4-5 साल से, ख़ास तौर पर वो बुरी तरह बदनाम है और तमाम उसका साथ देने वाले देश एक एक करके उससे दूर छिटक गए और अब अमेरिका भी उससे दूर जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी उनका ये व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है। जिस तरह से वो ट्रंप की डील का सत्यानाश करने में जुट गए हैं, ये ट्रंप को बर्दाश्त नहीं है, ट्रंप की पूरी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं होगी। आखिरकार वो भी एक सुपर पावर है और अमेरिका की हुक्म उदीली उनका कोई चेला राष्ट्र करे जो उनके टुकड़ों पे पल रहा हो, वो अगर इस तरह से बिहेव करे तो कोई भी देश ऐसा क्यों पसंद करेगा। तो अमेरिका बहुत खफा है, ट्रंप प्रशासन बहुत खफा है, लेकिन नेतन्याहू अंधे हो गए हैं। हो सकता है वो अपने पॉलिटिकल करियर को खतरे में देखते हुए ये सब कर रहे हों कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक नेतन्याहू कायम रहेंगे, जैसे ही युद्ध खत्म होगा, शांति आएगी, तो इजराइल सबसे पहले बेन्यामिन नेतन्याहू को उठाकर कूड़ेदान में फेंकेगा। ये जो डर है नेतन्याहू का, ये उनको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा। और वैसे भी वो युद्धोन्मादी तो है ही, उनकी पूरी सरकार युद्धोन्मादी है। वो युद्ध 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 कहते रहते हैं, युद्धम देहि, और युद्ध में लगे रहते हैं, कभी इससे कभी उससे कभी उससे। तो ये उनका चरित्र है। बहरहाल चरित्र उनका चाहे जो हो, लेकिन आज इजराइल के सामने वजूद का संकट खड़ा हो रहा है। अगर अमेरिका हाथ खींच ले तो इजराइल कितने दिन अपने पैरों पर खड़ा रह पाएगा। अमेरिका हाथ खींच लेगा तो ईरान उस पर अगर हमला करेगा तो उसका वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पाएगा। अभी हाल में जब ईरान ने मिसाइलें दागी थीं तो उनको इंटरसेप्ट अमेरिका की फौजों और रक्षा प्रणाली ने की थी, ना कि इजराइल ने। तो इजराइल को अगर ये खाम ख्याली है, वहम है कि वो अपने दम पर सब देशों से लड़ता रहेगा, तो ये इजराइल के लिए बिल्कुल विध्वंसकारी है। ऐसी सूरत में क्या उनके घनिष्ठ मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चाहिए कि वो मध्यस्थता करें? और अगर प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थता नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो उनके सामने एक दूसरा विकल्प और है, और वो इससे भी ज़्यादा बेहतर विकल्प है। बेहतर विकल्प ये है कि वो अपनी भूल सुधार करें कि उन्होंने एक गलत व्यक्ति को और गलत देश को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी, ज़रूरत से ज़्यादा उससे जुड़ते चले गए, जिससे उनकी भी छवि खराब हुई, भारत की भी छवि खराब हुई। इजरायली कैंप में जाने से पूरे मध्य पूर्व में, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में उनकी थू हुई है। उनको अब विश्वसनीय नज़रों से नहीं देखा जाता है। पूरा ग्लोबल साउथ उन्हें नापसंद करने लगा है। ग्लोबल साउथ की नज़र में भारत अब वो नैतिक ताकत नहीं रहा, क्योंकि वो इजराइल जैसे देश के समर्थन में खड़ा है, जो कि गजा पट्टी पर लगातार नरसंहार कर रहा है, जो कि वेस्ट बैंक में सेटलर्स के जरिए फिलिस्तीनियों को उजाड़ रहा है, उनके ऊपर हमले करवा रहा है, और अब लेबनान की ज़मीन हड़पने के लिए काम कर रहा है। और ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट को लेकर वो इतना उन्मादी हो गया है कि वो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी सूरत में ये दूसरा विकल्प पहले वाले विकल्प से भी ज़्यादा बेहतर है, पहली वाली अपॉर्चुनिटी से भी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भारत अपना कोर्स करेक्शन करे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि इजराइल से संबंध तोड़ ले। इजराइल से जो फ़ायदे भारत को होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे दूसरे क्षेत्रों में सहयोग के मामले में हो, वो भारत लेता रहे। और 2014 के पहले भी भारत ले रहा था। ऐसा नहीं था कि 2014 के पहले भारत के इजराइल से संबंध थे नहीं, या भारत इजराइल से हथियार नहीं खरीद रहा था, या इजराइल भारत से दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा था। सब कुछ हो रहा था, लेकिन सारा कुछ एक ढके हुए आवरण के अंदर हो रहा था। इसकी नुमाइश नहीं हो रही थी। पूरी तरह से ये नहीं दिखाया जा रहा था, या बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा था कि हम इजराइल के इन काले कारनामों के साथ खड़े हैं।
काली करतूतों का समर्थन करते हैं। एक हद तक जाकर एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी भारतीय विदेश नीति ने, और वो ये थी कि हम फिलिस्तीनी राष्ट्र का पुरजोर समर्थन करते हैं, और इजराइल की जो विस्तारवादी नीतियां हैं, जो हिंसक नीतियां हैं, जो वेस्ट बैंक और दूसरे जगहों पर जो सेटलर्स के ज़रिए अपना विस्तार करने की कोशिशें हैं, उनको अपनी मंजूरी नहीं देते हैं, उनको अपनी सहमति नहीं देते हैं। ये एक लाइन खींची हुई थी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने मटियामेट कर दिया और सीधे सीधे जाकर नेतन्याहू की जो युद्ध वाली नीति है उसके समर्थन में खड़े हो गए। और इसीलिए 28 फरवरी के हमले के पहले वो वहाँ थे, उन्हें पता था कि युद्ध होने वाला है। उन्होंने इसके बावजूद नेतन्याहू की पीठ ठोकी और वहाँ की संसद में खुलकर कहा कि हम भारत आपके साथ हैं, और फादरलैंड और मदरलैंड और तमाम मूर्खतापूर्ण बातें भी उन्होंने वहाँ कही थी। तो एक तरह से आप पूरी तरह से इजराइल के पाले में चले गए थे, जो कि भारतीय विदेश नीति के लिए बहुत बहुत डैमेजिंग हुआ। और डैमेजिंग उस समय बेशक न लगा हो, क्योंकि तब लग रहा था कि 3-4 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा और भारत को इजराइल के साथ खड़े होने का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आज 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हम देख रहे हैं कि उस पूरे इलाके में ईरान हीरो बनकर खड़ा हो गया। ईरान विजेता की तरह खड़ा है और इजराइल अलग थलग है। ईरान से संधि करने, समझौते करने के लिए ट्रंप घुटनों पर आ गए हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। और उस पूरे क्षेत्र के जो दूसरे अरब ममालिक हैं वो भी ईरान की शरण में जा रहे हैं। तो इस एक जंग ने पूरी मध्य पूर्व की राजनीति पलट दी, और मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया की राजनीति में भी एक बड़ा परिवर्तन ला दिया है। क्या मोदी सरकार का विदेश मंत्रालय, क्या हमारे जो विदेश रणनीतिकार हैं, क्या हमारे प्रधानमंत्री को इतनी समझ है कि ये जो चीज़ चेंज हुआ है पूरी रणनीति और राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसे हमें तुरंत समझकर और एक्ट करना चाहिए। हम किनारे बैठे तमाशा देखते रहेंगे तो ये ट्रेन भी छूट जाएगी। आप पहले तो गलत ट्रेन पर सवार हो गए थे और गलत दिशा में जा रहे थे। अब मौका मिला है कि आप उस ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन में सवार हों और सही दिशा में जाएं। लेकिन क्या ये बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी और उनके सलाहकारों को समझ में आती है, या अभी भी चूंकि आपकी आइडियोलॉजी नेतन्याहू की आइडियोलॉजी से मेल खाती है, क्योंकि आपका राजनीतिक एजेंडा, वैचारिक एजेंडा उनसे मेल खाता है, सिर्फ इसलिए कि इजराइल भी मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कर रहा है और आपके मन में भी मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भरी हुई है, इसलिए आप इजराइल का साथ देते रहेंगे। भले ही भारत का चाहे जो भी नुकसान हो, भारत की छवि, भारत की साख मिट्टी में मिल जाए, भारत के हितों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचे, ये तो भारत विरोधी हरकत होगी प्रधानमंत्री मोदी जी। इसलिए इस समय विवेक से काम लेने की ज़रूरत है और ट्रेन बदलने का समय आ गया है। ट्रेन बदलिए, नई ट्रेन में बैठिए, सही दिशा में जाइए। अगर प्लान 1 जिसमें मध्यस्थता करके आप इजराइल को चुप करा सकते हैं बातचीत करके, तो ये एक उपलब्धि होगी, क्योंकि तब आप एक सकारात्मक पीस मेकर की तरह काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि बेन्यामिन नेतन्याहू जैसे मूर्ख आदमी को, धर्मोन्मादी आदमी को, युद्धोन्मादी आदमी को नहीं समझाया जा सकता, तो बेहतर होगा कि आप अपना रास्ता बदल लें। ऐसे आदमी के साथ और ऐसे देश के साथ खड़े होने में आपका भी नुकसान है और पूरे देश का भी नुकसान है। और एक बार अगर आपने ये चेंज कर लिया और ये मैसेज पूरे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, ग्लोबल साउथ में चला गया, तो आप समझ लीजिए भारत की जो साख है, जो आपके 12 साल के कार्यकाल में मिट्टी में, धूल में मिल गई है, वो दोबारा से आप हासिल करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक एक्ट से ही हो जाएगा, लेकिन ये एक कदम, बहुत बड़ा कदम होगा। ये आपकी पूरी
जो विदेश नीति है जिसका भट्टा बैठ गया है उसको नए सिरे से रीओरिएंट करने का मौका देगी। एक बार आप इस कदम पर अगर ये कदम उठा दिया आपने तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप उसके साथ बदलेंगी, वो अलाइन होने लगेंगी और आप देखेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं। आपकी स्थिति वो नहीं रहेगी और भारत की भी स्थिति वो नहीं रहेगी। और जो भी देश ईरान के साथ खड़े हैं उनमें ध्यान रखिए, रूस भी है, चीन भी है, बहुत सारे मिडिल ईस्ट के देश भी हैं, वो सब आपके साथ भी आ जाएंगे, आप भी उनके साथ हो जाएंगे। जबकि अभी हाल ये है कि आपके साथ कोई भी नहीं है। इजराइल भी मतलब का यार है। इजराइल की एजेंसियां भारत में क्या कर रही होंगी, आपके खिलाफ क्या कौन सी चीज़ें इकट्ठी कर रही होंगी और कब अपने लिए वो इस्तेमाल करेंगी, आप भी नहीं जानते। ये बहुत इजराइल का कैरेक्टर जो निकल कर आया है वो बहुत ही विश्वासघाती कैरेक्टर है। वो मानवीय नहीं है, अमानवीय है, दानवीय है और इससे दूर रहने में ही भलाई है। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसका फिर लोग यही अर्थ निकालेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं, उनके कुछ राज बेन्यामिन नेतन्याहू के पास, मोसाद के पास हैं, कुछ जानकारियां जो पेगासस वगैरह से मिली होंगी वो उनके पास हैं और उसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं। और ये जो बाकी का जो तमाशा खड़ा किया जा रहा है कि दोस्त हैं, फादरलैंड है, ये सब उसको ढकने के लिए, कैमोफ्लेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये ये निष्कर्ष निकाला जाना लाजमी है क्योंकि आप इस अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए न तो साहस जुटा पा रहे हैं और न ही इच्छा शक्ति दिखा पा रहे हैं, जो कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोदी जी, ट्रेन बदलिए। अब ट्रेन बदलने का समय आ गया है और बिना ट्रेन बदले भारत का भला नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।